नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो दोस्तों, इस साल के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में। और इन 5 राज्यों में से 3 राज्य तो पहले से ही कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं। ये 3 राज्य हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इन राज्यों में कांग्रेस की वापसी तय दिख रही है। वहीं एक और राज्य को अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस ने एक खास रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है और वो राज्य है तेलंगाना। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। तेलंगाना में बीआरएस की सत्ता है, लेकिन 2023 के चुनाव में कांग्रेस यहां अपनी जीत का परचम लहराने के लिए तैयार है। तेलंगाना में सत्ता तक पहुंचने के लिए अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों का साथ बेहद जरूरी है। 2018 के चुनाव में मुस्लिम वोट कांग्रेस से छिटक गए थे। नतीजा यह हुआ कि उसे हार का सामना करना पड़ा। अब कांग्रेस को अपनी भूल समझ में आ गई है और इस भूल सुधार के लिए उसने अभी से कई सारी योजनाएं तैयार कर ली हैं। तो दोस्तों, आइए आज इसी बात की पड़ताल करते हैं कि तेलंगाना के लिए क्या है कांग्रेस का खास प्लान, और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें बीजेपी कैसे कर रही है कांग्रेस की मदद। जी हां, बहुत सही आप सुन रहे हैं, बीजेपी कर रही है कांग्रेस की मदद। ठीक सुना आपने। इस बार तेलंगाना चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ही कांग्रेस की मदद कर रही है। कैसे, वो आपको समझाएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं उन 3 राज्यों की जहां कांग्रेस की सत्ता वापसी तय है। इस साल आप जानते हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बड़ी परीक्षा है, क्योंकि तीनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस ही एक दूसरे के मुकाबले में खड़े नजर आते हैं। तीसरे खिलाड़ी के लिए यहां कोई जगह नहीं है। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का इतिहास रहा है। आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, हर 5 साल में वहां सत्ता बदल जाती है। मगर इस बार कांग्रेस इस इतिहास को बदलती हुई दिख रही है। जैसा राजनीतिक माहौल है उसे देखकर तो कहा जा सकता है कि गहलोत यानी अशोक गहलोत जो सीएम हैं अभी राजस्थान के, वो सत्ता में लौट रहे हैं, जबकि बीजेपी वसुंधरा राजे के रूठने और मनाने में ही फंसी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की हालत इतनी पतली है कि अमित शाह सीएम फेस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसी रविवार को अमित शाह भोपाल में थे और वहां उनसे सीएम फेस पर सवाल किया गया तो अमित शाह का जवाब था कि किसे सीएम बनाना है और किसे नहीं, ये पार्टी तय करेगी। इसे आप हमारी पार्टी पर छोड़ दीजिए। अब सवाल यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी सीएम का चेहरा नहीं बनाना चाहती है, या बीजेपी अगर जीत कर आती है तो क्या शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो सीएम नहीं बनेंगे? दरअसल बीजेपी को सिंधिया के कारण भी नुकसान हो रहा है। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण बीजेपी को मध्य प्रदेश में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ अभी पिछले दिनों ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सागर में जाति आधारित जनगणना का दांव चल दिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी, यानी जातिगत जनगणना के दांव का फायदा कांग्रेस को होगा। उधर छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी फिर से विपक्ष में ही बैठेगी, इसके आसार दिख रहे हैं। यहां पार्टी में कोई गुटबाजी तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस की मजबूती के आगे बीजेपी मजबूर दिख रही है। तो 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। कैसे बन रही है वो आपने सुन लिया। अभी से जो सर्वे आना शुरू हो गए हैं उसमें भी बीजेपी को पिछड़ते और कांग्रेस को आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। अब बात चौथे राज्य की करते हैं दोस्तों, और वो राज्य है तेलंगाना, जिसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। यहां कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाने में लगी हुई है। जून में तेलंगाना में कांग्रेस के नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बैठक की थी। इसके बाद जुलाई में राहुल गांधी ने यहां तेलंगाना जनगर्जना रैली की थी। जी हां, तेलंगाना जनगर्जना रैली राहुल गांधी ने खम्मम में की थी, जिसमें विधवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन और दलितों और किसानों की जमीन वापसी जैसे बड़े वादे राहुल गांधी ने किए थे। तेलंगाना में कांग्रेस एकता बस यात्रा निकालने वाली है, जिसमें वोटर्स के बीच जाकर सीधा संपर्क किया जाएगा। तेलंगाना में कई बड़े नेताओं को कांग्रेस अपने साथ जोड़ भी रही है। जुपल्ली कृष्ण राव जैसे कुछ नेता बीआरएस छोड़कर ऑलरेडी कांग्रेस में आ चुके हैं।
वहीं संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR रेड्डी यानी कि YS राजशेखर रेड्डी की बेटी YS शर्मिला रेड्डी के साथ कांग्रेस हाथ मिलाने पर विचार कर रही है। बीच में तो कहा जा रहा था कि शर्मिला रेड्डी आ रही हैं ऑलरेडी कांग्रेस में, लेकिन अभी हाथ मिलाने का विचार चल रहा है। वो क्या आएंगी या उनकी पार्टी के साथ कोई गठबंधन होगा, वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। आपको बता दें कि YSR कांग्रेस के बड़े नेता थे और उनकी जब मौत हुई थी उसके बाद भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उनके समर्थकों की बड़ी संख्या है। कांग्रेस को इस अगर शर्मिला रेड्डी इनके साथ आ जाती हैं, कांग्रेस के साथ आ जाती हैं, तो ज़बरदस्त लाभ इसका मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। शर्मिला का कहना है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में वो देखना चाहती हैं और ये देखना उनके पिता का सपना भी था। अगर शर्मिला कांग्रेस से हाथ मिलाती हैं तो कांग्रेस के लिए चुनाव में काफ़ी आसानी हो जाएगी। इधर तेलंगाना में जनाधार बढ़ाने के लिए कांग्रेस एक साथ कई मोर्चों पर काम भी कर रही है, लेकिन उसका हालिया कदम सबसे ज्यादा असरकारी हो सकता है और अब मैं आपको उसी कदम के बारे में बताने जा रहा हूं। जी हां, जिस कदम का इंतजार आप कर रहे थे। कांग्रेस ने दरअसल अपने कुछ नेताओं को साथ लेकर माइनॉरिटी डिक्लेरेशन कमेटी बना दी है। ये कमेटी अल्पसंख्यक समुदायों के अलग अलग तबकों से बात करेगी और उनकी ज़रूरतों के मुताबिक योजनाएं बनाएगी। तेलंगाना में मुस्लिम आबादी 13% और ईसाई आबादी 1% है, यानी दोनों मिलकर 14% आबादी जो है वो कांग्रेस के खेमे में आ सकती है। कांग्रेस की अल्पसंख्यक घोषणा समिति का पूरा फोकस इस अल्पसंख्यक आबादी पर है, यानी 14% पर है। इस समिति के अध्यक्ष शब्बीर अली ने कहा है कि अल्पसंख्यक घोषणा पत्र का मसौदा इस महीने के अंत तक तैयार होने की संभावना है। अभी सत्तारूढ़ दल BRS है, यानी KCR की पार्टी, और उसने अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनाएं चलाई हुई हैं, जैसे शादी मुबारक योजना के तहत निकाह के वक्त महिलाओं को 1,116 रुपए देना, पिछड़े वर्ग के परिवार को 1 लाख की सहायता देना, इन सब से मुस्लिमों का साथ KCR को मिलता रहा है अभी तक। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का अघोषित समर्थन भी KCR को है, आप सब जानते हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने इस मोर्चे पर KCR को चुनौती दे दी है। वहीं कांग्रेस का काम बीजेपी ने आसान कर दिया है। दरअसल अमित शाह ने अप्रैल में एक रैली में ऐलान किया था कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनी तो राज्य में मुसलमानों को मिलने वाला आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, यानी रिजर्वेशन खत्म। अमित शाह ने कहा था कि संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन, समझ रहे हैं आप, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा और नौकरी में किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना में SC, ST और OBC का है, उनको मिलेगा। इससे पहले कर्नाटक में बीजेपी ने मुसलमानों को मिल रहे 4% आरक्षण को निरस्त कर दिया था, आप जानते हैं। लेकिन चुनाव में इस बात का उल्टा असर हुआ और बीजेपी कांग्रेस के हाथों बुरी तरह हार गई थी। अब तेलंगाना में भी बीजेपी के इस ऐलान का उल्टा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को उसके मकसद तक पहुंचने में बीजेपी मदद करेगी। तुष्टीकरण का विरोध करने वाली बीजेपी ने हिंदू ध्रुवीकरण का खेल भी तेलंगाना में शुरू कर दिया है। हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगरम करने का वादा ऐसा ही एक कदम है, लेकिन जनता इस नाम बदलने के खेल की जगह अपने लिए योजनाएं चाहती है। नाम बदलने का खेल बहुत हो गया। जनता कह रही है कि हमारे लिए विकास की क्या योजनाएं हैं, आप वो बताइए। कांग्रेस उसी दिशा में दरअसल काम कर रही है दोस्तों। कांग्रेस अल्पसंख्यकों के लिए ऋण यानी कर्ज, आवास और छात्रवृत्ति की योजनाओं पर काम कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त शुरू की गई 4% मुस्लिम आरक्षण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से 2005-2006 से 20 लाख से अधिक गरीब मुस्लिम परिवारों को लाभ मिला था। एक बार फिर कांग्रेस वैसे ही फायदे की तस्वीर अल्पसंख्यकों को दिखा रही है और इस रणनीति के साथ तेलंगाना पर भी सत्ता की राह कांग्रेस तैयार कर रही है। यानी कांग्रेस धीरे धीरे एक अलग रास्ता जो है वो अख्तियार करके बैठ गई है, जिसमें अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश, जिसमें बीजेपी के जो दांव हैं वो बीजेपी पर ही कैसे उल्टे पड़ रहे हैं उसको साधने की कोशिश, कैसे कांग्रेस कर्नाटक को जीती उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश, ये तमाम कोशिशें कहीं ना कहीं कांग्रेस को सत्ता के दरवाजे तक ले जाती हुई दिखाई दे रही हैं।
इसीलिए हम कह रहे हैं कि तेलंगाना में आ रही है कांग्रेस। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।